तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों को लेकर आ गया हूं। यहाँ पे अब बहुपद अध्याय हो गया स्टार्ट आप लोगों का दूसरा। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। दो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नई किताब में। अब दोनों को हमने समाप्त कर दिया। अब स्टार्ट हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद का हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। अब अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली मात्र 1 से लेकर 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अधिक से अधिक उसको लगेगा कितना मिनट, 2 मिनट लगेगा समाप्त होने में। 2 मिनट में पूरी की पूरी प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजों पे बात करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वन शॉट एक ही वीडियो में 2.1 प्रश्नावली जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए उन चीजों को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम है बहुपद। सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, नोट कीजिए बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो बीजीय व्यंजक की हम बात करें तो बीजीय व्यंजक दो प्रकार का होता है। आराम से नोट कीजिए, बीजीय व्यंजक दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से? तो एक आपका चर और एक हो जाता है आप लोगों का अचर। एक होता है आपका चर, एक होता है आपका अचर। अब चर किसे कहते हैं? तो गुरुजी चर उसे कहते हैं कि जिसमें आपका x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, a आ जाए, c आ जाए, d आ जाए। मतलब जो अल्फाबेट होता है, मतलब a से लेकर डॉट 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 कहां तक, z तक। अगर a से ले z तक कुछ भी आ जाए, आप समझ लीजिए कि वो क्या है, वह है चर। वह क्या है, वह है चर। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी आ जाए वो क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगर हम अचर की बात करें तो अचर में आपका गिनती वाली संख्याएं सारी की सारी आ जाती हैं। जैसे एक, एक के बाद आपका दो, दो के बाद यहाँ पे तीन, तीन के बाद यहाँ पे चार, इसके बाद पांच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे -3/8, यहाँ पे आपका हो जाएगा करणी में 7। ठीक है, इसके बाद आपका 22/7। ये सारी संख्याएं जितनी भी दिखाई दे रही हैं ये सब होता है अचर। ठीक है, तो अचर का मान तो नहीं बदलता, लेकिन चर का मान क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि x का मान जैसे x बराबर 1 रखोगे तो मान दूसरा आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो मान दूसरा आ जाता है। मतलब एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें आप लोग कि भाई चर का मान बदलता है। लिख लेना है कि चर का जो मान होता है ना वो बदलता है। चर का मान बदलता है, चर का मान बदलता है। ठीक, और यहाँ पे अचर की बात करें इसका मान नहीं बदलता है। 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 22/7 है तो 22/7 ही रहेगा। तो अचर में लिख देना कि इसका मान नहीं बदलता है। क्या लिखोगे कि इसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। इतना पॉइंट आप लोगों को याद हो गया, इतना पॉइंट आप लोगों को याद हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, एक चर एक अचर। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, आखिरकार हम बहुपद किसे कहेंगे, तो लिखेंगे कि अगर कोई बीजीय व्यंजक, लिखेंगे कि अगर कोई बीजीय व्यंजक, अगर कोई बीजीय व्यंजक, अगर कोई बीजीय व्यंजक तीन शर्तों को पूरा कर दे। कितना? तीन शर्तों को पूरा कर दे। अगर कोई बीजीय व्यंजक तीन शर्तों को, तीन शर्तों को पूरा कर दे, तीन शर्तों को पूरा कर दे, तीन शर्तों को पूरा कर दे, तो
वह बहुपद कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब वो तीन शर्त कौन कौन सा है, या तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हो कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या आ जाए उसे हम बोलते हैं बहुपद। बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या आ जाए उसे हम बोलते हैं बहुपद। या तो आप कहोगे कि अगर कोई बीजीय व्यंजक तीन शर्तों को पूरा कर दे तो वह बहुपद कहलाएगा। आप याद रखिए, कोई भी बहुपद है तो उसमें तीन शर्त का कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए। वो तीन शर्त कौन कौन सा है? पहला पहला है कि पद सीमित हो। पद आपका सीमित होना चाहिए। पद सीमित हो। पद सीमित होना चाहिए। दूसरा कहता है यहां पे, दूसरा है कि पद सीमित हो गया। फिर लिखेंगे कि गुणज। गुणज, अब गुणज क्या था मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कि गुणज वास्तविक होना चाहिए। गुणज वास्तविक हो, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तीसरा नियम यह कहता है कि चर की जो घात होती है, चर की जो घात होनी चाहिए वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हो कि बहुपद है। पूर्ण संख्या मतलब आप जानते हो कि इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें आ जाता है आपका 0 1 2 3, डॉट डॉट करते करते कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर ये तीन शर्त अगर पूरा हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो बहुपद कहलाएगा। गुणज का मतलब समझते हैं? जैसे देखिए, ये आपका 7 है और ये हो गया आपका यक्स, तो ये आपका 7 यक्स। अब यक्स का गुणज ये कहलाएगा आप लोगों का 7। तो वही बोला है कि गुणज वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, और पद सीमित होना चाहिए और चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप कह सकते हो यहाँ पे, अगर मैं कह दूं आपको कि ये हो गया 3x+2, ठीक है। इसी तरह मैं कह दूं यहाँ पे कि 2x² प्लस 5x+8, ठीक है। एक मैं आपको दे दूं कि करणी में 3x² प्लस 5x⁻2 और प्लस 8, ठीक है। एक मैं आपको दे दूं यहाँ पे कि 9/x² प्लस 5, ठीक है। अब बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से आप लोग देखिए, तीन कंडीशन को फॉलो कीजिए। जैसे पहला है यहाँ पे, ये पहला आ गया, बोला कि 3x+2 पद सीमित है, बिल्कुल। यहाँ पे दो पद दिया है, एक आपका 3x है, एक आपका 2 है। दो पद आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। गुणज वास्तविक होना चाहिए। गुणज मतलब देखिए, इसका गुणज, यक्स का गुणज 3 है, तो 3 एक वास्तविक संख्या ही होती है, बहुत अच्छी बात है। चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो चर यहाँ पे क्या है? यक्स, और यक्स की घात यहाँ पे क्या है? 1, और 1 क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, मतलब ये आपका बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसी तरह इसमें भी एक पद, दो पद, तीन पद दिया हुआ है, क्लियर है। गुणज वास्तविक हो तो इसका गुणज 2 है जो कि वास्तविक संख्या है, इसका गुणज आपका 5 है जो कि ये भी वास्तविक संख्या है, बहुत अच्छी बात है। चर की घात पूर्ण संख्या, अब यहाँ पे चर की घात, यक्स की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यक्स की घात 1 है, और 1 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा नजर डाल लीजिए इस वाले पे, तो आप कहोगे पद तो सीमित है, 1 2 3, 3 पद दिया हुआ है, गुणज वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। तो गुणज यहाँ पे करणी में 3, बहुत, यहाँ पे करणी में 5, बहुत अच्छी बात है। तो करणी में 3 और 5 ये क्या है आपके? ये है आपके वास्तविक संख्या, ठीक है। तो गुणज भी वास्तविक आ गया। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या दिया है कि भाई 2, लेकिन यहाँ पे आपका -2 दिया, तो -2 तो भाई पूर्ण संख्या नहीं होता है। -2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या तो आपका 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो यह रूल फॉलो नहीं किया, रूल फॉलो नहीं किया मतलब यह बहुपद नहीं है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी चर की घात अगर ऋणात्मक आ जाए तो समझो वो बहुपद तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसके बाद देखिए, चौथा वाला क्वेश्चन देखिए कि 9/x² प्लस 5, ठीक है, कि 9/x² प्लस 5 क्या यह बहुपद है? तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। नियम याद कर लो कि अगर कोई संख्या है,
अगर कोई संख्या दिया हुआ है और संख्या के बटे में ये आपका कोई बहुपद दे दे, इस संख्या के बटे में कोई बहुपद दे दे, तो समझ लीजिए कोई बहुपद होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। अब कैसे नहीं होगा इसका भी नियम समझो। ये 9 है तो आप लिखोगे 9, यह भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाने पे क्या होगा कि ये जो घात प्लस में वो ऋणात्मक में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 और बीच में प्लस 5, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि चर की घात ऋणात्मक हो गया कि नहीं? जब ऋणात्मक हो गया तो बहुपद कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब इतना डिटेल में कहाँ कोई आप लोगों को बताने वाला, एक एक एग्जाम्पल देके और सारा चीज आप लोगों को बताया एक्सप्लेन करके, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लो। चलिए इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, इतना चीज आप नोट कर लीजिए, इसके बाद और चीजों की बात बढ़ते हैं। ठीक है, इतना चीज पहले आप नोट कर लीजिए। मतलब कि आप लोगों को बेसिक आना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, समझ लीजिए। जब तक ये बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मिटा दिया हमने, फिर से लिखते हैं। इसके बाद अगर हम घात की बात करें, देखिए घात के आधार पे बहुपद का अगर हम डिसाइड करें, घात के आधार पे अगर हम बहुपद को डिसाइड करें, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे इसको डिसाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब एक आता है आप लोगों का अचर बहुपद, एक आता है आपका अचर बहुपद, अचर बहुपद, और एक आपका आता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह आप कह सकते हो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अब मेरे प्यार बच्चों एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या होगा? जिसकी घातें शून्य हो, जिसकी घातें क्या हो? शून्य हो, जिसका घात जो है वह क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, उसे हम बोलेंगे अचर बहुपद। जैसे यह 7 हुआ, -5/3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी घातें क्या है? शून्य है, इनका घातें क्या है? शून्य है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अचर बहुपद, जो कि क्या होता है? इसका मान अपरिभाषित होता है, इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्लियर है? तो जिनकी घात अगर शून्य आ जाएगा उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद, जैसे ऐसे दिया है। क्लियर है? यहां तक चीज आपको समझ में आ रही है? इसके बाद रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे? कि जिनकी घातें एक हों, घात जो है वो एक होना चाहिए। किसी भी चर की घात अगर एक हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि रैखिक बहुपद है। यहां तक चीजें क्लियर है? देखिए जैसे में अब यहां पे आप कह सकते हो 7x, ठीक है, इसके बाद कह सकते हो यहाँ पे 5x, करड़ी में 3x, यह सब क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कितनी घात है? चर की घात, चर की घात एक है, इसमें भी आपका एक है, इसमें भी आपका एक है। और इसमें कैसे है गुरुजी? तो मान लीजिए कि 7 है तो इसमें यक्स की घात 0 कहाँ हुआ था? देखिए यक्स के घात 0 का मान होता है 1, अगर किसी पे भी पावर 0 आ जाएगा तो समझिए 1 हो जाएगा। तो यक्स पे पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, इतना चीज आपने जान गया। तो 7 गुणे यक्स पे पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 7 गुणे 7 मतलब वो 7 ही कहलाएगा। मतलब यक्स पे पावर 0 घात छिपा रहता है, क्योंकि उसका मान 1 ही होता है। अब यहाँ पे यक्स की घात 1 आ गया, मतलब रैखिक बहुपद है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब आ गया जैसा ऐसे आप कर सकते हो कि 9x प्लस 5, 9x प्लस 5, या आप कह सकते हो कि करड़ी में 2x प्लस 8, यह सब क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो चर की घात 1 है। द्विघात बहुपद में घात 2 हो जाएंगे, द्विघात बहुपद में घात जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। मतलब चर की घात अगर 2 है तो आप द्विघात बहुपद कहोगे। जैसे यहां पर लिख दोगे 7x² प्लस 5, ठीक है, 7x² प्लस 5। अब द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसी तरह अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि 9x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, यह भी आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी चर की घात क्या है? यहाँ पे 2 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को?
इसी तरह अगर मैं आपको कह दूं कि करणी में 3x² बटे में 2 और प्लस के 5x और प्लस के 3, यह क्या है? तो यह भी आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की घात क्या है इसमें? 2 दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद में घात हो जाएगा 3। त्रिघात बहुपद में घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 होने का मतलब मेरे प्यार बच्चों कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 9x पे q और प्लस 2x² और प्लस 8x प्लस 5 प्लस के 5। ये हो गया आप लोगों का त्रिघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए इसी तरह एक एग्जाम्पल और त्रिघात बहुपद का यहाँ पे ले लेते हैं। जैसा अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि 3x पे q प्लस 2x² प्लस के 5x और प्लस के 6, तो ये भी आपका कितना है? त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें घात की अधिकतम संख्या कितना है? 3 है। तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर घात 0 रहेगा तो अचर बहुपद कहलाएगा, घात 1 आ जाएगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे, घात अगर अधिकतम 2 आ जाएगी तो द्विघात बहुपद कहेंगे, घात अगर चर की घात अधिकतम 3 आ जाएगी तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए और आराम से इसका नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग व्यापक रूप भी देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, इसको रिमूव कर दूं मैं। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को कि चर की अगर अधिकतम घात शून्य हो जाएगी, तो भाई मिटोगे, चर की अधिकतम घात अगर शून्य हो जाएगी तो अचर बहुपद, चर की अधिकतम घात अगर 1 हो जाएगी तो रैखिक बहुपद, चर की अगर अधिकतम घात 2 हो जाएगी तो द्विघात बहुपद, चर की अधिकतम घात 3 हो जाएगी तो त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आना ही चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब हम व्यापक रूप देख लेते हैं सबका अलग अलग। व्यापक रूप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं है कि मैं लिख कर लेकर आऊंगा तो समझाऊंगा, सारी चीजें यहाँ पे जो मेरे मन में चलेगा वो बताऊंगा आप लोगों को, लिख के आने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, बस मैथ को आप लोगों को गहराई से समझना है। व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो व्यापक रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है यहाँ पे? इसका व्यापक रूप हो जाता है आपका ax प्लस बी, याद रख लीजिएगा ax प्लस बी, और लिखना होगा कि जहां ए का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कि ax प्लस बी जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि 7x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 3, इसी तरह यहां पे कह सकता हूं 9x माइनस 8, यह सबके सब क्या हैं? यह सबके सब क्या हैं? वो है रैखिक बहुपद। अब व्यापक रूप देखिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? या तो आप कह सकते हो सिर्फ इसको 3x भी कह सकते हो, यह भी आपका क्या आ जाएगा? यह भी आपका रैखिक बहुपद के रूप में ही आ जाएगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे यहाँ पे व्यापक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। अब देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी, कंडीशन वही रहेगा कि जहां जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये जो ए दिख रहा है ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस के 5x² और प्लस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। या तो आप कह सकते हो कि करणी में 5x² प्लस करणी में 2x और प्लस के 9, ये भी आपका क्या लागेगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अरे यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया भाई? यह 2 कहाँ से आ गया? ये नहीं रहेगा ना, ओहो हो, ये क्या हो गया मेरे भाई? हाँ, यह 2 नहीं रहेगा, इसको थोड़ा मिटा दो, यह 2 कहाँ से आ गया? ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 3x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद।
इसके बाद अगर हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखें तो उसको भी नोट कीजिए। ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और कंडीशन वही है कि जहां ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जहां ए का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4x³ प्लस के 5x² प्लस के 2x और प्लस के 8। लो भाई, यह कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए इसका व्यापक रूप ये होता है। तो व्यापक रूप के साथ साथ अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, व्यापक रूप के साथ अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इतना गहराई में कहाँ आप लोगों को कौन बताने वाला है, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया आपने, चीजें क्लियर हैं। चलिए मिटा दूं। चलिए, तो यह हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। चलिए अब इसको मैं रिमूव करता हूं और कुछ हम लोग देख लेते हैं बहुपद के शून्यक। अब हम क्या देखेंगे, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब अगली हेडिंग रहेगा आपका बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक मतलब आपको बिल्कुल गहराई से मैथ पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल गहराई से। अब बहुपद के शून्यक की अगर हम बात करें तो जैसे आपको दे देगा यहाँ पे कि 3x+5। ठीक है, 3x+5 दे दिया। अब कहेगा कि 3x+5 है, इसका शून्यक निकालिए। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपका कि चर की अधिकतम घात जितना होगा उतना ही शून्यक निकलता है। ठीक है, यहां पे लिखिएगा कि चर की घात, चर की घात, चर की घात जितना होगा, चर की घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा, उतना ही शून्यक होगा। चर की घात जितना अधिक होगा, ठीक है, चर की घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। इसका मतलब कहने का यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3x+5, ठीक है, तो इसमें चर की घात क्या है, एक, मतलब शून्य की एक ही निकलेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि px बराबर 3x+5। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर px क्यों लिखा, तो p मतलब होता है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। तो बहुपद यक्स के रूप में है, तो यक्स के चर के रूप में बहुपद है, तो px बराबर 3x+5 ऐसे लिखते हैं। शून्य का मतलब होता है कि इस यक्स की जगह में क्या रख दूं, इस यक्स की जगह में क्या रख दूं कि इसका मान शून्य हो जाए। तो जैसे शून्य के निकालने की बारी आएगा ना, तो इसको आप जीरो के क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर +5, उधर जाएगा तो -5, और यहाँ x बराबर क्या आ गया, -5/3। अब x बराबर -5/3 आ गया। अब यक्स की जगह पे अगर -5/3 रख दोगे इस वैल्यू में तो मान शून्य आ जाएगा। कैसे, देखो ये 3 है तो 3 गुणे यक्स आ गया, तो यक्स की जगह पे अगर हम रख देंगे -5/3 और बीच में आपका +5 दिया है, तो 3 से 3 खत्म, अब -5 से +5 खत्म, आ गया कि नहीं, जीरो। तो बहुपद का शून्य का मतलब यही होता है कि हम x की जगह पे या y की जगह पे हम कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि उसका मान शून्य हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद के शून्य। और जितना चर की घात अधिकतम होगा उतना ही ज्यादा शून्य होगा। अगर x पे पावर 5 रहेगा तो 5 शून्य निकलेगा, x पे पावर 2 रहेगा तो आपके 2 शून्य निकलेगा, x पे पावर 3 रहेगा तो आपका 3 शून्य निकलेगा। नोट कर लो, इतना इतना चीजें आपके क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिटा दूं, चलिए जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं। जैसे मैं आपको कह दूं कि x+5 और x+5 का शून्य क्या होगा इस बहुपद को, तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि भाई px बराबर दिया हुआ है x+5। अब x की जगह पे क्या रखोगे कि शून्य आ जाएगा, तो कहोगे x की जगह पे -5 रखूंगा सर जी, x के जगह पे -5। अब x के जगह पे -5 कैसे आया है, तो इसको शून्य के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर +5, उधर जाएगा तो -5। अब x का मान क्या आ गया, -5। अब x की जगह पे -5 जैसे रखोगे तो x की जगह पे हमने -5 रख दिया और +5 देवे किया, अब इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो बहुपद का शून्य भी हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अब मेरे पास जो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अब आप चैप्टर को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। चैप्टर लो भाई, यहां से हो गया स्टार्ट। चैप्टर यहां से स्टार्ट, 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर बहुपद को अगर हम बता दें कि बहुपद पे अगर कोई पूछे कि जो कोई भी बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है, तो अगर कोई द्विघात बहुपद दे दे, तो द्विघात बहुपद को अगर कोई पूछे कि भाई यह आपका ग्राफ है, ठीक है, यह आपका यक्स, यक्स डैश अक्ष होता है, यह आपका वाई, वाई डैश अक्ष होता है, यह आपका शून्यक होता है। तो कोई द्विघात बहुपद को कहे कि बताइए इस ग्राफ पे उसका आकार कैसा होगा, तो उसका आकार वर्लाकार होता है। कैसा होता है, वलयाकार होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वर्लयकार मतलब कैसे होता है, तो या तो यह ऐसे हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, परवलयकार होता है। वलयकार लिखा हूं क्या? परवलयकार, परवलयकार होता है, परवलयकार होता है, नोट कर लो। क्या होता है? परवलयकार। वलयकार के या परवलयकार के, ये दोनों चीजें को होता है क्रॉस में। तो अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसको ग्राफ में उसका आकार कैसा होगा, परवलयकार होगा। कैसा हो जाएगा? परवलयकार हो जाएगा मेरे प्यारों, याद रखिए, परवलयकार। परवलयकार कैसे होता है? इस तरह की साइन होता है, उसको नोट कर लेना। हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब बोला है यहाँ पे पहला प्रश्न कि किसी बहुपद px के लिए, देखो px आ गया ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखिए कि कोई भी ग्राफ है उसको x अक्ष पर कितना बिंदु पर काट रहा है, जितना बिंदु पे काटेगा उतना शून्यक बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिए, x अक्ष आपका ये वाला है, यही है ना। अब इसमें कहीं काट रहा है x अक्ष को? कहीं नहीं काट रहा है। जब कहीं नहीं काट रहा है तो शून्य क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसमें शून्य कितना गया? जीरो आ गया। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, x अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इसलिए शून्य के यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। इसमें शून्य कितना है? एक है। इसी तरह अगर इसमें हम बात करें तो x अक्ष को एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे, तीन जगह पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उसी में बोला कि इसमें शून्य को बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह आकार आ गया ना, मतलब ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो दो जगह पे शून्य काट रहा है, मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गया? 2। इसी तरह यह कितना काट रहा है? x अक्ष को एक जगह पर, दो जगह पर, और यहाँ पे काट रहा है 3 जगह पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। ये कितना जगह पे काट रहा है? तो एक जगह पे, और ये आपका 2 जगह पे, और ये भी आपका 3 जगह पे। तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चीजें क्लियर हैं? चीजें समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों आप इसका ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। यहाँ पे आपका 1 2, अरे लो भाई, ये कहाँ बचा? एक और तो है इसमें, एक और है, एक और है, एक और है। यहाँ पे कौन जाएगा? तो 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 जगह काट रहा है ना, 1 2 3 4, यक्स यक्स को 4 जगह पे काट रहा है, इसलिए 4 शून्य। भाई सबको चेक कर लेते हैं, इसमें 2 शून्य, एक बार सबको चेक कर लेते हैं। इसमें कितने शून्य के? शून्य, जीरो शून्य के, इसमें एक शून्य, 1 2 3, इसमें बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे प्रश्नावली आपका 2.1 बिल्कुल क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैंने कहा था ना कि प्रश्नावली 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका जो बेसिक थ्योरम था वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो कि हमने डिटेल में सॉल्व करके बता दिया। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर न होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।